चलिए, हम चार अभाव के संबंध में बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं समंत भद्राचार्य के संबंध में आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ। आप में से कोई समंत भद्राचार्य के बारे में कुछ भी जानता हो तो मुझे बता सकता है। हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हो। एनीथिंग दैट यू नो अबाउट समंत भद्राचार्य, एनीथिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। आई हैव अ हैंड। यस मैडम, श्रद्धा जी हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। बताइए। हाँ, समंत भद्राचार्य जी ने रत्नकर्ण शाकाचार्य ग्रंथ लिखा है। हाँ और क्या बोलते एक रोग हो गया था, भस्म व्याधि रोग, जिसके भस्मक, कारण हाँ हाँ हाँ। जी भस्म व्याधि रोग हो गया था इनको। तो यानी कि उस समय उनको इतनी पीड़ा होती थी, भूख ज्यादा लगती थी, ऐसा करके मैंने सुना था। तो वो क्या बोलते वहां के राजा ने को सब लोगों ने बताया कि ये अंदर मंदिर में, शिव जी के मंदिर में रह के वहां का प्रसाद का लेते थे, मतलब प्रसाद को खाते थे, जिससे उनकी भूख शांत होती थी। तो सबने उनको नमस्कार करने के लिए कहा था शिव जी की पिंडी को। तो वो बोले मैं इनको वो नमस्कार नहीं किए थे मतलब, लेकिन वो पिंडी फट के उसके अंदर से मूर्ति बाहर आ गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारी जानकारी आपको है समंत भद्राचार्य के बारे में, बहुत खुशी की बात है। अभी अपन और बात करते हैं। ममता जी ने भी हैंड रेज किया था। ममता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर ये क्षत्रिय राजकुमार थे, इनका नाम शांति वर्मा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्षत्रिय थे इनका, जो बचपन का नाम था, या समझ लो जवानी तक जो उनका नाम रहा, या गृहस्थ अवस्था इन्होंने तक जो नाम था, वो आत्ममीमांसा शांति लिखी वर्मा है। था। हाँ जी, और इन्होंने आत्ममीमांसा ग्रंथ लिखा है, आत्ममीमांसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आत्ममीमांसा ग्रंथ इन्होंने लिखा है, और ये आत्ममीमांसा ग्रंथ में से ही हम आगे अपनी बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं संक्षेप में आपको बोल देता हूँ। समंत भद्राचार्य ये उरगपुर नाम का एक नगर है दक्षिण में, कावेरी तट पर, वहां के निवासी माने जाते हैं। शांति वर्मा इनका नाम है। कदम्ब वंश, इस कदम्ब नाम के वंश में के क्षत्रिय राजकुमार वो माने जाते हैं। और इनका अस्तित्व जो विक्रम संवत है उसकी 138वीं शताब्दी में यहाँ माना जाता है। इसके बाद इनके परिवार के संबंध में हम और कुछ भी नहीं जानते हैं। ये भी जो जानकारियां हैं वो भी बाद के आचार्यों ने खूब उनके बारे में महिमा लिखी है, इसलिए हम तक पहुंच गया है। मैंने जो आपके सामने अभी मंगलाचरण पढ़ा था, उसका भी सामान्य से अर्थ बताऊं तो इसका मतलब होता है श्री मूल संघ व्योमेन्दु। मूल संघ नाम के आकाश के जो इंदु हैं, इंदु मतलब चंद्रमा है, भारते भावी तीर्थकृत, भारत में भावी तीर्थ को करने वाले हैं। अर्थात इनका एक और नाम है कली काल सर्वज्ञ। समंत भद्राचार्य को कली काल सर्वज्ञ भी कहते हैं। तो भावी तीर्थ के कर्ता हैं। देशे समंत भद्राख्यो, इस देश में समंत भद्र नाम के एक महान राजा, महान कवि हुए हैं। मुनि ही, महान मुनि हुए हैं। जियात पदर्थ कई, जियात पदर्थ कह, और मैं उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं, उनका शासन सदैव जिंदा रहे। इस तरीके की बात इस मंगलाचरण में कविवर हस्तिमल ने उनकी महिमा बताते हुए कहा। कहने का मतलब यह है कि समंत भद्राचार्य की महिमा में कितने सारे श्लोक भरे पड़े हैं, आपको अंदाजा नहीं है। कितने सारे श्लोक उनकी महिमा में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। देखो, सिर्फ लाइनें पढ़ता हूं मैं। नमः समंत भद्राय महते कविवेद से, यद्वचो वज्रपातेन निर्भिन्ना कुमताद्रयः। इसका मतलब होता है, मैं समंत भद्राचार्य को नमस्कार करता हूं क्योंकि वे एक बहुत बड़े महान कवि थे। उनके जो वचन थे वो वज्रपातेन, वज्रपात के द्वारा भी निर्भिन्ना, भिन्न नहीं किए जा सकते थे। कुमताद्रयः, कुमत आदि जो छोटी छोटी नदियां हैं, उन सबको भेद करके वे एक विशाल समुद्र के समान हैं। ऐसी बातें यहाँ उन्होंने इनके बारे में कही हैं। वे कवि थे, गमक थे,
वादी थे, जो अन्य वादार्थी हैं उनके मान को खंडन करने वाले थे, महान मूर्धन्य थे, महान ज्ञान के धनी थे, ऐसे चूड़ामणि भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो इस तरीके से उन्होंने समंत भद्राचार्य की बहुत 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 महिमा गाई है। समंत भद्र के संबंध में ये एक बात और बहुत मानी जाती है कि वो इतने कॉन्फिडेंट थे अपने तत्व के संबंध में, इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनके बारे में उन्होंने खुद ये कहा, वादार्थी विचराम्य हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम। वादार्थी विचराम्य हम, अर्थात हे राजन, हे नरपति, मैं विचरण करता हूं। मैं कौन पता है? मैं शेर विचरण करता हूं वाद के लिए। हे नरपति, कोई हो जो मेरे सामने आए तो मैं उसे वाद करके बताऊं जैन शासन कितना महान है, जैन दर्शन की कितनी महिमा है, ये बताने के लिए वो बहुत ही सुदृढ़ व्यक्ति थे। तत्वानुशासन, युक्तानुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, जिन स्तुति शतक, रत्नकरण श्रावकाचार्य, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राभृत टीका और एक महाटीका, तत्वार्थ सूत्र पर महाटीका, गंध हस्ती महाभाष्य, इन सब के रचयिता रत्नकरण ये हमारे समंत भद्राचार्य माने जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा पढ़ने वाली इनकी जो कृति है, सबसे फेमस, वो है रत्नकरण श्रावकाचार्य। लेकिन जो तत्व को अनेकांत के माध्यम से प्रस्तुत करती है, ऐसी जो उनकी कृति है, उसका नाम है ये आप्तमीमांसा। इस आप्तमीमांसा की कारिका नंबर 9, 10 और 11 ये सब हम मिलकर के पढ़ेंगे। यही कारिका जब आप IM चल रहा है ना, ये IM2 की क्लासेस चल रही हैं, यदि आप IM3 में जाएंगे तो यही विषय आप पढ़ेंगे देवागम स्तोत्र के नाम से। तो इस कृति का नाम देवागम स्तोत्र भी है। कुछ कह रही है ममता जी? हाँ सर, मैं गेस्ट आ गया इसलिए मैं डिसकंटिन्यू कर रही हूँ। कोई बात नहीं। चलिए, तो इस हिसाब से ये समंत भद्राचार्य के स्वरूप को हम बहुत गहराई से समझ रहे हैं। अब इसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए अब हम सीधे बात कर रहे हैं चार अभाव के संबंध में। आप सभी के सामने ये जो पाठ है, उस पाठ का सेकंड पेज आप खोल लीजिए। तो यहाँ पर ऊपर जो छंद दिए हुए हैं वो मैं आपके सामने अभी पढ़ने वाला हूँ, और इसके एक एक छंद के बाद में मैं आप सब में से किसी ना किसी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी मेरे पीछे छंद को दोहराएगा, तो हम आसानी से उन छंदों का भी उच्चारण सीख जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं पूरा छंद पढ़ के बताता हूँ, फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में अपन गाएंगे। ठीक है, किंजल जी आप पढ़ेंगे सबसे पहला छंद मेरे साथ? कोई बात नहीं है, मैं पढ़वाऊंगा, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। भावैकान्ते पदार्थानां, भावैकान्ते पदार्थानां, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभावानामपहनवात्, अभावानामपहनवात्। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप तो संस्कृत पढ़ी हुई लग रही है मुझे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, भावाना के बाद में म नहीं लिखा हुआ है, वो म वहां पर लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सर्वात्मकम् अनाद्यन्त, सर्वात्मकमनाद्यन्त, मस्वरूपमतावकम्। मस्वरूपमतावकम्। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है किंजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। पढ़ो। हाँ, इस श्लोक में उन्होंने क्या अर्थ बताया है, एक बार मैं वो आपको बताता हूँ, उसके बाद किंजल जी फिर से आपको ये पूरा गा करके बताएंगे। भावई कांते पदार्थानाम, पदार्थानाम अर्थात वस्तुओं में, वस्तु मतलब छह द्रव्य, छह द्रव्यों में भावई कांते, सिर्फ भाव ही मानने पर, भाव मतलब सिर्फ छह द्रव्य होते ही हैं, ऐसा नहीं होता कि कभी कोई द्रव्य न हो, ऐसा न मानने पर, मतलब सिर्फ भाव की दृष्टि से छह द्रव्यों को देखने पर क्या तकलीफ होती है? अभावानाम अपहनवात,
अभावों का नाश होता है। और वस्तु अनेकांतात्मक होती है, तो वस्तु भाव रूप भी है और अभाव रूप भी है। यदि आप सिर्फ भाव रूप मानेंगे तो वस्तु के अभाव नाम के धर्म का नाश हो जाएगा। सर्वात्मकम, सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। देखो, जैसे सीधी सी बात है ना, मैं यहां से बोल रहा हूं और आप वहां से सुन रहे हैं, तो आपका सुनना और मेरा बोलना यदि हम सब हैं ही, तो हम सब का बाउंड्री भी है। बाउंड्री का मतलब हम सब एक दूसरे में नहीं है। आप अपने में हैं, मैं अपने में हूं, ये बात तो सत्य है, लेकिन क्या आप भी अपने में ही हैं? तो ऐसी बात नहीं है। आप भी अपने में आज जैसे हैं वैसे हमेशा से नहीं थे, अर्थात अनाद्यंतम, और अनंत काल तक आप ऐसे ही नहीं रहेंगे। मुझे बताइए किंजल जी, आप बिल्कुल सिद्ध अवस्था में भी ऐसे ही बने रहना चाहते हैं क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता ना वैसे तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अवस्था है वो वर्तमान की अवस्था, वो भविष्य काल में नहीं होगी। और अभी आप जिस भी गति से आई होंगी, देव गति से या सर्वार्थ सिद्धि से वैसे पंचम काल में नहीं आते, लेकिन आप जहां से भी आई होगी वहां से आज आपकी जो अवस्था है वो उससे बिल्कुल भिन्न है। तो इस हिसाब से इन दोनों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अस्वरूपम अतावकम, अस्वरूपम इसका मतलब वस्तु का कोई भी स्वरूप नहीं बनेगा। और अंतिम बात अतावकम, यह आपकी मान्यता नहीं है। हे भगवान, ये आपकी मान्यता नहीं है। आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये देवागम स्तोत्र का एक छंद है। तो स्तोत्रों में कैसी बात होती है? स्तोत्रों में तो भगवान की महिमा बताई जाती है। तो इसीलिए अतावकम इस शब्द से ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति सिर्फ भाव एकांत को मानता है, अभावों का नाश करता है, वो आपके मत के बाहर है, वो आपकी मान्यता के बाहर है, वो एकांतवादी है। और आपका जो शासन है वो अनेकांतवादी है। इस प्रकार की बात अभी हमने इस एक छंद के माध्यम से समझी है। मैं निवेदन करता हूं किंजल जी से, प्लीज एक बार इस छंद को फिर से पढ़ दीजिए। भावैकान्ते पदार्थानां भावनाम् अपन्नवात् सर्वात्मकमनाद्यन्त स्वरूपमतावकम्। बहुत जय बढ़िया, बहुत जिनेंद्र बढ़िया। भैया जी। जय जिनेंद्र किंजल जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कोई और इस छंद को पढ़ना चाहता है? एक बार उच्चारण का टेस्ट हो जाएगा। कोई और पढ़ना चाहता है? अंजू जी पढ़ेंगे आप? मतलब छंद जिसके पास हो वही पढ़ पाएगा। चलिए, कोई बात नहीं अंजू जी। श्रद्धा जी पढ़ रही हैं। हाँ बोलिए श्रद्धा जी। भावैकान्ते पदार्थानां अभावं पहानवात् मैं फिर से बोलता हूँ, सर्वात्मक। एक सेकेंड। ये जी, जो दूसरा हिस्सा है वो ऐसा है, मभावानाम पहनवात। मभावानां पहनवात् बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहनवात् बहुत बढ़िया। सर्वात्मकमनादन्त मत्स्वरूपमतावकम्। अरे क्या बात है, क्या पहली बार में बिल्कुल छक्का मारा है आपने। बहुत बढ़िया श्रद्धा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोई और पढ़ना चाहता है छंद एक बार? श्वेता जी कहाँ गए आप? जी भैया। पढ़िए। जी भैया, एक मिनट। भावैकान्ते पदार्थानां भावना। भैया भैया आपने एक मेरा डाउट था। भैया आपने इसमें म लगा रहे हैं ना आप, लेकिन इसमें पीडीएफ में म नहीं आ रहा है ना। इसीलिए तो मैंने कहा कि इसमें ऐड करना पड़ेगा। भावनाम, भाव नाम भी नहीं है, वो भावा नाम है। अभावा नाम, अभावा नाम अपहनवात। ओके,
अभावानाम् अपहनवात् सर्वात्मकं नाद्यन्त सर्वात्मकमनाद्यन्त सर्वात्मकं मनाद्यन्त मस्वरूपं तावकम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम पाठ को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नीचे के जो 2 छंद हैं उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अपना वैसे आज का विषय इतना ही है, ये जितना अपन ने पढ़ा है उतना ही अभी अपने को डिटेल में पढ़ना है, बाकी का जितना है वो विषय को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसलिए धीरे धीरे करके अब अपन इन सब की परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। तो अभाव की दुनिया में एंटर करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए मेरे ख्याल से जिन जिन के पास बुक्स हैं वो आप सब लोग मेरे साथ इसको पढ़ सकते हैं, और जिनके पास में नहीं है वो सिर्फ सुन सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि मुझे इतना बता दीजिए कि आपके पास बुक्स हैं कि नहीं है। पीडीएफ यदि आपके भैया पास अगर है पीडीएफ ऑन करते हैं ना तो फिर वीडियो ऑफ हो जाती है। तो कोई बात नहीं, वीडियो ठीक है, बंद हो जाए कोई बात नहीं है। बुक हाँ, तो इज PDF मोर इम्पोर्टेंट। फ्लोरा, डू यू हैव अ बुक विद यू? हाँ सर, है मेरे पास है। That's good. Thank you. Thank you. Anybody else? अदिति आपके पास है? अनीता जी आपके पास है? अच्छा, अदिति के पास भी। अंजू जी आपके पास बुक है? सिर्फ सिर हिला के बोल दीजिए। अच्छा, नहीं है। ओके, चलिए मैं अदिति जी से निवेदन करता हूं कि आप समंत भद्राचार्य वाला पात्र पढ़िए, और फ्लोरा से निवेदन करता हूं कि आप जिज्ञासु वाला पात्र पढ़िए। 2 पात्र है ना, एक आचार्य समंत भद्र वाला पात्र है और एक जिज्ञासु वाला पात्र है। चलिए शुरू कीजिए जी। वो क्लास चालू है मेरी। ठीक है, ठीक। सेकंड नहीं, हम ही लगाती ना। हाँ, 4:30 बजे हो जाएगी सर। अरे मैं किसको बंद कर रहा हूँ और कौन बंद हो रहा है? अच्छा चलिए, अदिति प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और शुरू कीजिए पढ़ना। जय जिनेंद्र, पढ़िए। वस्तु स्वरूप अनेकात्मक है, जिस प्रकार अनेकांतात्मक है। अनेकांतमात्मक है, जिस प्रकार स्वयं की अपेक्षा से भाव सद्भाव पदार्थ का स्वरूप है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। देखिए इसमें इतनी सी बात है कि जैसे आप अपने रूप में हैं, लेकिन आप अपने भाई के रूप में, बहन के रूप में नहीं हैं। या समझ लीजिए आप अभी जिस अवस्था में हैं, आप रात को उस अवस्था में नहीं होते हैं। या रात में यदि मैं 2 बजे आपको सो करके उठाऊं ना, तो अभी जितने फ्रेश आपके चेहरे नजर आ रहे हैं वो देखना कितने बढ़िया नजर आएंगे। तो थिंग्स चेंज। सो बस इतना ही बताना चाहते हैं कि सिर्फ सद्भाव ही इस दुनिया में नहीं होता है, अभाव भी इस दुनिया में पैरेलली होता है। अभी जिस चीज का आप सद्भाव मान रहे हैं वो कहो कल नहीं था, वो कहो आगे जाकर नहीं होगा, जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। इस तरीके से अभाव भी इस दुनिया में कंप्लीटली एग्जिस्ट करता है। वरना वो जैसे अपन केमिकल रिएक्शंस करते हैं ना, तो एक चीज को दूसरी चीज में डाला तो वो उसमें मिक्स होकर के सब बिल्कुल ऐसा कुचड़ माचड़ हो गया है, सब ऐसा गंदा गंदा मिक्स हो गया है, तो ऐसा हो जाता है। बिल्कुल वैसी बात कहना चाह रहे हैं कि सब अपने अपने में ही रहते हैं, अपने अपने में रहते हुए एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। इसी का नाम भाव और अभाव इन दोनों का स्वरूप है। ऐसा ही हमको बहुत अच्छे से अदिति जी ने अभी पढ़ के बताया है कि वस्तु अनेकांतात्मक होती है। वस्तु में भाव है तो वस्तु में अभाव भी है। दोनों ही वस्तु के अंदर एक साथ पाए जाते हैं। यदि आप सिर्फ भाव को मानेंगे तो आप अभाव का नाश करेंगे, और यदि आप अभाव का नाश करेंगे तो फिर आपकी वस्तु अनेकांतात्मक नहीं रहेगी। वस्तु को अनेकांतात्मक ही होना चाहिए, ऐसा ही भगवान आपके द्वारा बताया गया है। अब मैं फ्लोरा से निवेदन करता हूँ। जी सर। जिज्ञासु, अभाव किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं? ग्रेट। अभाव किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, सही क्वेश्चन पूछा है ना उसने। भैया समंत भद्र बताइए क्या जवाब है?
एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। अभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंस भाव, तीसरा अन्योन्याभाव, चौथा अत्यंताभाव। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग तो बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। देखिए, अभी अभी समंत भद्राचार्य ने हमारे कान में एक बहुत बढ़िया परिभाषा फूंक दी है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होना ही अभाव है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में न होना ही अभाव है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो फिर ये परिभाषा अपनी जगह हो गई। अब इसके कुछ भेद भी होंगे। तो हाँ, अभाव के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला भेद होता है प्राग भाव। प्राग भाव, प्राग भाव के 2 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है प्राक, ऐसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना प्राक, प्राक मतलब पहले, प्राक अभाव, अभाव मतलब ना होना। तो पहले का आज में न होना, पहले में आज का न होना, ये हो गया प्राग अभाव। प्रध्वंस अभाव। भैया इसके चारों भेदों में भाव क्यों बोला, अभाव क्यों नहीं बोला? गुड। अगर भेद अभाव के हैं तो ये जो बात है, ये बात संस्कृत की है। ये चूंकि संस्कृत के वर्ड्स हैं, इसलिए ये सारे जोड़ जोड़ के लिखे गए हैं। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। प्राग अभाव, इस वर्ड में 2 वर्ड्स हैं। पहला है प्राक, इसमें क हलंत है। तो क हलंत है तो क्या बचा? अभाव, तो बन गया प्राक अभाव। ऐसे ही प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव में भी 2 वर्ड्स हैं, प्रध्वंस प्लस अभाव। श्वेता जी, आपने कभी दीर्घ संधि पढ़ी है? मतलब संधियों के भेद पढ़े हैं? थोड़ा बहुत भैया, इतना पता नहीं है मुझे। नहीं, कोई नहीं। दीर्घ संधि में क्या होता है, आप उसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं मुझे? A plus A is equals to A। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत पढ़ने लिखने वाली बच्ची है। वेरी गुड। जो लास्ट वर्ड का अ है वो नेक्स्ट वर्ड के आगे के अ के साथ जुड़ जाता है तो आ बन जाता है। तो प्रध्वंस के लास्ट का अ अभाव के स्टार्टिंग के अ के साथ जुड़ गया तो प्रध्वंसा अभाव ऐसा बन गया। जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप बनाना चाहें तो बहुत बना सकते हैं। जैसे अनेकांत, अनेक प्लस अंत इज इक्वल, है ना, अंत। अनेक प्लस अंत, अंत मतलब एंड्स, एंड्स मतलब धर्म, एंड्स मतलब गुण, एंड्स मतलब शक्तियां, एंड्स मतलब स्वभाव, ये सब एंड्स है। ठीक है जी। तो ऐसे ही प्राग अभाव में 2 वर्ड्स हैं, प्राक आधा क प्लस अभाव। प्रध्वंसा भाव में भी 2 वर्ड्स हैं, प्रध्वंस प्लस अभाव, प्रध्वंसा भाव। ऐसे अन्योन्याभाव, अन्योन्याभाव में भी 2 वर्ड्स हैं, अन्योन्य प्लस अभाव। और ऐसे अत्यंताभाव में भी 2 वर्ड्स हैं, अत्यंत प्लस अभाव। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? अच्छा, जितने लोगों ने संस्कृत पढ़ी है उनमें से कोई मुझे इतना बताओ कि ये प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, इन 4 में से व्यंजन संधियां कौन कौन सी हैं और स्वर संधियां कौन कौन सी हैं? अनीता जी खुश हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बता सकता है मुझे व्यंजन संधियां कितनी हैं और स्वर संधियां कितनी हैं? अरे ट्राई तो कर सकते हैं, तुक्का तो मार ही सकते हैं। कोई नहीं बता रहा? अरे यार, मेरे लिए एम्बैरेसिंग हो रहा है। यस अंजू जो बोलिए। लास्ट के 2 स्वरों के साथ, जैसे आ ई उ, हाँ, इसके हाँ। साथ मिलके जो बनती है वो स्वर संधि कहलाती है, और बाकी जो होते हैं जो व्यंजन के साथ जुड़ करके बन रही है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो सिर्फ एक व्यंजन संधि है, प्राक, 3 स्वर और 1 व्यंजन। वेरी गुड। पहली वाली जो है वो है प्राक अभाव, क है ना, क आधा क, तो आधा क होने से वो स्वर के साथ जुड़ी है, इसलिए व्यंजन संधि है। और बाकी की तीनों में अ जुड़ के आ बना है, इसलिए वो सारी स्वर संधि है।
ठीक है, थोड़ी सी मैं संस्कृत भी पढ़ा रहा हूँ, आई एम सॉरी मुझे जैन दर्शन पढ़ाने के लिए बिठाया है, मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ चलिए, जैन दर्शन भी भाषा के माध्यम से ही लिखा गया है, भाषा के माध्यम से ही पढ़ा जाता है, इसलिए भाषा तो समझना जरूरी है ही। ठीक है, तो 4 प्रकार के अभाव हो गए। मैं वर्ड मीनिंग से आपको बोल देता हूँ। प्राक प्लस अभाव। प्राक मतलब पिछली का, पिछली में आगे का जो आज अभी है उसका अभाव। दूसरा है प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस मतलब जब कोई चीज नाश होती है, जब आज का नाश होगा तभी जाकर के कल पैदा होगा, इसको बोलते हैं प्रध्वंस। प्रध्वंस अभाव, तो आज के ध्वंस होने पर कल की सुबह होती है, ऐसा हम कहते हैं ना, रात्रि का ध्वंस होने पर सुबह फूट पड़ती है, ऐसा कहते हैं ना हम, तो वैसी बात है। फिर अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव मतलब आज जो आपको 2 अलग अलग चीजें दिख रही हैं, वो दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसको कहते हैं अन्योन्य अभाव। अन्य अभाव। ठीक है, और लास्ट होता है अत्यंताभाव। 2 चीजें जो कंप्लीटली 100% हमेशा बिल्कुल डिफरेंट रहती हैं, उसको कहते हैं अत्यंत अभाव। अत्यंत मतलब 100%, आज भी, कल भी, परसों भी, वो कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगी, इसलिए उसको कहते हैं अत्यंत अभाव। ठीक है, वर्ड मीनिंग सबको ख्याल में आ गया? एक बार मैं पूछ लेता हूं जिन लोगों ने वीडियो चालू नहीं किया, एक बार उनसे पूछता हूं। समकित जी हमको सुन रहे हैं? हाँ पंडित जी। अच्छा, कैसे हो? हेलो। ठीक हो पंडित? अच्छा ठीक है, मुझे इतना बताओ, जो 4 वर्ड्स अभी अपन ने पढ़े वो कौन कौन से? प्राग भाव, प्रत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। ये तो आपको पहले से पता है? अरे वाह, क्या बात है। अब इनको तोड़ तोड़ के बताओ। हर एक वर्ड में 2-2 वर्ड्स हैं, आप 2-2 वर्ड्स बताइए। नहीं पता पंडित जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्नति जी से पूछे अपन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। उन्नति आप बताएंगे हर एक अभाव में 2-2 वर्ड्स कौन कौन से हैं? हाँ, प्राग वेरी गुड। प्लस भाव, अभाव। प्राग अभाव। प्लस भाव, प्राक प्लस प्राग अभाव। प्लस अभाव। वेरी गुड। सेकंड? उसके बाद प्रध्वंस प्लस अभाव। वेरी गुड। थर्ड इज अन्योन्य प्लस अभाव। वेरी गुड। और फोर्थ है अत्यंत प्लस अभाव। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। कौन बैठा है आपके बगल में, उसका नाम बताओ। प्रथम। प्रथम। माय ब्रदर। जय जिनेन्द्र प्रथम। जय जिनेन्द्र। चलो, तो अब हम इन सब की परिभाषा आगे पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके सबकी परिभाषा आएगी। जिज्ञासु महोदया से मेरा निवेदन है कि प्लीज आगे पढ़िए। जी सर। कृपया संक्षेप में चारों प्रकार के अभाव समझा दीजिए। ठीक है, चलो। समंत आचार्य भद्राचार्य समंत कहाँ भद्र। हैं? पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है अथवा कार्य पर्याय होने के पूर्व कार्य पर्याय का नहीं होना ही प्राग भाव है। इसी प्रकार वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंस भाव है। जैसे दही की पूर्व पर्याय दूध थी, उसमें दही का अभाव था, अतः उसे अभाव को प्राग भाव कहेंगे। और छाछ दही की आगामी पर्याय है, उसमें भी वर्तमान पर्याय दही का अभाव है, अतः उसे अभाव को प्रध्वंस भाव कहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। समंत भद्राचार्य की जय हो। अभी हमने बहुत अच्छे से इन शब्दों में इस बात को समझा है। देखिए कितनी अच्छी बात वो हमारे सामने बता रहे हैं। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव की डेफिनेशन बताई है। अब इस डेफिनेशन को देखिए, मैं जनरली ऐसे बताता हूँ। आप सेंटर में रखिए वर्तमान पर्याय का। किसको रखना है सेंटर में? वर्तमान पर्याय का। ठीक है, वर्तमान पर्याय का सेंटर में हो गया तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? पूर्व पर्याय में। और राइट साइड में क्या आएगा? प्रध्वंस पर्याय में, मतलब भावी भविष्य की पर्याय में। ठीक है,
तो वर्तमान पर्याय का भूत की पर्याय में, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में। जब वर्तमान पर्याय का भूत की पर्याय में अभाव कहेंगे तो उसे क्या नाम देंगे किंजल जी? प्राग अभाव, प्राग वेरी भाव, गुड, प्राग उसको भाव, हम प्राग भाव प्राग कहेंगे। भाव। और वर्तमान पर्याय का जब भविष्य की पर्याय में अभाव कहेंगे तो अनु जी क्या कहेंगे अपन उसको? अंजू जी, सॉरी अंजू जी, क्या कहेंगे हम उसको? प्रध्वंसा भाव। वेरी गुड, उसको हम प्रध्वंसा भाव कहेंगे। तो ये इन दोनों का कॉमन समझ लीजिए स्वरूप है। देखो अब मैं आपसे पूछता हूं, ट्यूसडे मंगलवार का सोमवार में अभाव, मंगलवार का सोमवार में अभाव, इसको कौन सा अभाव कहेंगे रतन जी के नाम से? अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, आप तो अनम्यूट करके बोल दोगे, ऐसी बात, ये गलत बात है। चलो कोई नहीं। अब मैं पूछता हूं, सैटरडे का संडे में अभाव, श्रद्धा जी बताइए। सैटरडे का संडे में अभाव, श्रद्धा जी बताइए, इसको कौन सा? श्योर मैं पिछले संडे की बात नहीं कर रहा था। सैटरडे का संडे में अभाव, हाँ हाँ, सैटरडे का संडे में अभाव, क्योंकि जनरली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसा बनता है ना वो, इसीलिए हम ऐसे बना रहे हैं सैटरडे का संडे में अभाव। लेकिन हो सकता है मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आज सैटरडे है लेकिन पिछले जो चला गया संडे उसका अभाव। बट फाइन, अभी आपको बात समझ में आ रही है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कहने का मतलब इतना सा हुआ कि ये जो है इसको कहते हैं प्राग भाव, ठीक है। इसका सरल सा सीधा सा अर्थ प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव इनका मतलब है। तो ऐसे ही आप किसी भी और चीज में ले लीजिए, जैसे हाँ, जैसे कपास का कपड़े में अभाव। अदिति बताइए कौन सा अभाव होगा ये? कपास का कपड़े में अभाव। इधर उधर पूछना नहीं बिल्कुल भी। प्राग भाव। अरे अभी कपास है, अभी कपास है और बाद में कपड़ा बनेगा। हाँ अच्छा, पहले तो प्रध्वंसा भाव है। हाँ तो प्रध्वंसा भाव। वेरी गुड। तो कपास पहले होता है और बाद में उसका कपड़ा बनता है। और दूसरा देखिए, मैंने आपको पहले तरीका समझाया है। तरीका क्या समझाया है? का और में का डिफरेंस है। एक सेकंड मैं आता हूं। मम्मी नीचे से सामान लेना है, प्लीज कुछ करो। नहीं, हेलो, आई एम सॉरी। चलिए, तो हाँ, जब मैंने आपको सेंटर बताया था, सेंटर है वर्तमान का। आपको ये का जिसके साथ लगा होगा वो आपका सेंटर है, और का से उसके रिस्पेक्ट में आपसे जो भी पूछा जाएगा वो उसके अगेंस्ट है। तो वर्तमान का ये सेंटर हुआ, और भूत में ये हो गया प्राग भाव, और वर्तमान का ये सेंटर है, इसका भविष्य में ये हो गया प्रध्वंसा भाव। ठीक है ना? तो इतना सा आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। तो जिस भी चीज के साथ में मैंने का लगाया है उसको आपको वर्तमान मानना है, और उसको जब आप वर्तमान मानोगे तो अब वो मे वाला टर्म आगे बोला हो, पीछे बोला हो, जो भी बोला हो, आपको सिर्फ समझ जाना है कि मे वाले टर्म में के हिसाब से वो पहले हुआ था कि बाद में हुआ था, उसके हिसाब से आपको उसको फाइनलाइज करना है। चलो अब मैं पूछता हूं। हाँ, दुल्हन का पत्नी में अभाव। दुल्हन का पत्नी में अभाव, बताइए अनीता जी कौन सा अभाव है ये? प्रध्वंसा भाव। क्या बात है, क्या बात है। पहले दुल्हन होती है, फिर शादी हो जाती है तो वो किसी की पत्नी बन जाती है, तो ये हो गया प्रध्वंसा भाव। बहुत बढ़िया। दुल्हन का बेटी में अभाव।
राजकुमारी जी, राजकुमारी जी हैं हमारे साथ? नो। फ्लोरा आप बताएंगे? जी सर प्राग भाव। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये प्राग भाव हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब सब अच्छे से समझ में आ गया है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव क्या होता है। आपको कभी कंफ्यूजन हो तो बुक में उन्होंने एक तरीके से एक्सप्लेन किया है। दही की पूर्व पर्याय थी दूध, तो उसमें दही का अभाव था, तो उन्होंने वाक्य क्या बनाया, उस अभाव को कहेंगे प्राग भाव। मतलब दही का दूध में अभाव, दही का दूध में अभाव। अब ऐसे ही हम कहेंगे दही का छाछ में अभाव। दही सेंटर, दही को ऐसे घुमा घुमा करके छाछ बनाते हैं ना अपन बाद में, तो दही का छाछ में अभाव, ये हो गया प्रध्वंसा भाव। ये बुक में अपने को एग्जाम्पल दिया था। अब इसका कोई धार्मिक एग्जाम्पल भी वो देने वाले हैं, इसको आत्मा में घटा के भी बताने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट हमारे जिज्ञासु से कि प्लीज आगे पढ़िए। जी सर। भैया मेरा एक पूज्य क्वेश्चन था। गुरुदेव, एक सेकंड आपने फ्लोरा जी, फ्लोरा जी एक सेकंड, जी। श्वेता जी बोलिए। भैया उसमें ना आचार्य समंत पत्र ने जो लिखा है उसमें अथवा कार्य होने के पूर्व कार्य का नहीं होना ही प्राग भाव है, ये लाइन क्लियर करेंगे भैया? हाँ, कार्य जो हुआ है उसका जब कार्य नहीं हुआ था, उसका कार्य जब नहीं हुआ था उसमें, और जब कार्य हुआ तो अभी कार्य है क्या, नहीं है, बाद में होगा ना कार्य, अभी कार्य नहीं है बाद में होगा, इस दृष्टि से प्राग भाव हुआ ना। ठीक है। ओके, चलिए फ्लोरा जी। जी सर। पूज्य गुरुदेव, आपने दूध दही का उदाहरण देकर तो समझा दिया, कृपया आत्मा पर घटाकर और समझा दीजिए। देखिए बहुत बढ़िया, सही बात पूछी है उन्होंने बिल्कुल। चलो भैया, सर कहाँ है हमारे? अंतरात्मा रूप पर्याय का बहिरात्मा रूप पूर्व पर्याय में अभाव प्राग भाव एवं परमात्मा रूप आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव कहा जाएगा। थैंक यू, बिल्कुल सही। हम सब लोगों ने वीतराग विज्ञान भाग 1 पढ़ा है ना। वीतराग विज्ञान भाग 1 में अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा को एक्सप्लेन किया है। तो हमने सेंटर में ले लिया अंतरात्मा को। तो अंतरात्मा का उसकी जो पिछली स्टेज थी वो थी बहिरात्मा। तो अंतरात्मा का बहिरात्मा में अभाव, इसको कहते हैं हम प्राग भाव। और ऐसे ही अंतरात्मा का जो आगे जाकर के वो परमात्मा बनेगा, पक्के में बनेगा, इसलिए हम सबको भी अंतरात्मा ही बनना है। तो अंतरात्मा का भविष्य के परमात्मा में अभाव, इसको कहते हैं हम प्रध्वंसा भाव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फ्लोरा जी। जी। और अन्योन्या भाव? हाँ क्या बात है, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन मार्क पढ़ा है आपने। पढ़िए पढ़िए अदिति। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरी पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्या भाव है। जैसे नींबू की वर्तमान खटास चीनी की वर्तमान मिठास में नहीं है। अच्छा, अभाव का नाम एक बार फिर से पढ़ना अदिति। अन्योन्या भाव। फिर से। अन्योन्या भाव। अन्योन्या। अदिति एक बार फिर से। अन्योन्या भाव। नहीं, अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो उदाहरण में क्या बताया, अभी आप नींबू को स्क्वीज कीजिए तो उसमें से खट्टा खट्टा रस निकलेगा, और ऐसे ही आप जो चीनी है उसको जब आप मुंह में रखेंगे तो आपको मीठा मीठा रस मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आज अभी आपको बिल्कुल अलग अलग समझ में आ रही हैं। इस दृष्टि से इन सबको हमने क्या कहा, अन्योन्या भाव। तो सामने सामने देखो ना आप, जैसे ये जो संयम नाम का शरीर आपको नजर आ रहा है, इसमें जैसे अनीता जी नाम का जो शरीर नजर आ रहा है, दोनों शरीर अलग अलग नजर आ रहे हैं, दोनों के चेहरे अलग अलग नजर आ रहे हैं, बस इसी को कहते हैं अन्योन्या भाव। दोनों अभी आपको जो सेपरेट सेपरेट नजर आ रहे हैं उसको कहते हैं अन्योन्या भाव। ये अभाव वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय में ही होता है।
इसके लिए आपको भूत में नहीं जाना है, भविष्य में नहीं जाना है, वर्तमान का वर्तमान में ही अभाव। तो आपके सामने जो भी चीज रखी होगी वो आपसे अभी डिफरेंट है ना, इसीलिए वो सबको हम अन्योन्या भाव कहेंगे। जैसे मेरे सामने लैपटॉप रखा है, मेरे सामने बुक रखी है, मेरे सामने रेलिंग है, मेरे सामने रोड है, मेरे सामने मेरी मम्मी बैठी हैं, ये सब का एक दूसरे में जो अभाव है उसका नाम है अन्योन्या भाव। ठीक है भैया। कामिनी जी मुझे बताएंगी और कोई अन्योन्या भाव जो आपके सामने है? कामिनी जी नहीं बताएंगी आई थिंक। जी हाँ बताइए बताइए कामिनी जी। ये मोबाइल और पेन। अरे वाह क्या बात है, मोबाइल और पेन का एक दूसरे में जो अभाव है उसको अन्योन्य भाव कहते हैं। जिनवाणी में आप इसको कहीं घटा सकते हैं क्या? जिनवाणी में, जिनवाणी के किसी सिद्धांत में अपन घटा सकते हैं क्या इसको? हाँ ये सही है। मेरे कर्म के उदय का आपके कर्म के उदय में अभाव है ना? जी जी। क्या कर्म जो है वो भी पुद्गल है, तो आपके कर्म का कर्म जो है वो भी पुद्गल है, मेरा जो कर्म है वो भी पुद्गल है। तो मेरे कर्म का उदय मुझे परेशान कर सकता है, आपके कर्म का उदय आपको परेशान कर सकता है। यदि हम आत्मा में नहीं गए हैं तो, आत्मा में चले गए हैं तो कर्म का उदय परेशान नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप हाँ जीव जी का पुद्गल में, सर जीव का पुद्गल में है अभाव, जीव का अजीव में अभाव। देखिए जीव का अजीव में जो अभाव है उसको हम अत्यंता भाव के खाते में डालते हैं। अभी फिलहाल तो ये पुद्गल का पुद्गल में अभाव की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिज्ञासा जायज है, क्योंकि मूल में जो समंत भद्राचार्य के भाव हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में जो अभाव, सिर्फ वर्तमान पर्यायों में अभाव, लेकिन जीव और पुद्गल की ऐसी वर्तमान पर्याय हैं जो कि हमेशा से अलग अलग ही होंगी। जीव की पर्याय जो वर्तमान में है वो हमेशा जीवत्व रूप होगी, पुद्गल की वर्तमान की पर्याय हमेशा रूप रस गंध वर्ण वाली होगी। तो आज भी ऐसी है, कल भी ऐसी ही होगी और हमेशा ऐसी ही होगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं अत्यंता भाव। ठीक है संजू जी, सॉरी अंजू जी। अरे जी क्या जी बात है। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज फ्लोरा जी। जी, इसे भी आत्मा पर घटाकर बताइए ना। हाँ देखो अभी डांट पड़ने वाली है जिज्ञासु को। बोलो अदिति। यह आत्मा पर नहीं घटेगा। तुमने परिभाषा ध्यान से नहीं पढ़ी, इसलिए ऐसा प्रश्न करते हो। परिभाषा में स्पष्ट कहा है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का भाव अनोन्या भाव है। अतः यह मात्र पुद्गल द्रव्य में ही घटता है तथा पुद्गल द्रव्यों की भी मात्र वर्तमान पर्याय में ही है। ठीक है ना, तो उन्होंने क्लियर कर दिया, पुद्गल द्रव्य में भी है और पुद्गल द्रव्य की भी सिर्फ वर्तमान पर्यायों में जो दो दो चीजों का अभाव है उसको हम कहते हैं। चलिए फ्लोरा जी आगे बढ़िए। जी, अत्यंता भाव किसे कहते हैं? चलिए तो अब मैं समंत भद्राचार्य से निवेदन करूंगा, प्लीज थोड़े धीरे धीरे पढ़ना, 3 पैराग्राफ्स हैं, अपन एक एक के बाद थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। चलिए। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव उसे अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में परस्पर अत्यंता भाव है। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए बिल्कुल आज हम जो अपना जीवन जी रहे होते हैं उसमें हमें ये जो सेंसेस है, हमारे 5 इंद्रियां हैं, इनके अलावा ये समझ ही नहीं आता है कि आत्मा नाम की कोई और चीज होगी। जब भी हम देखते हैं तो आंखें खोली तो हमें लगा कि आत्मा ने दुनिया को देख लिया, हमने कुछ सूंघा तो ऐसा लगता है कि आत्मा ने दुनिया को सूंघ लिया, हमने कुछ छुआ तो हमें लगता है कि आत्मा ने कुछ छू लिया। तो हमें ये समझ नहीं आता है कि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान हमको ये साफ साफ बता रहे हैं कि ये दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा हमेशा से ये अलग ही थे और हमेशा हमेशा तक ये अलग ही रहेंगे। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर ये सारी बात हमारे सामने रखी गई है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव होता है उसे हम अत्यंता भाव कहते हैं। आज
कल, परसों, आने वाला कल, आने वाला परसों, सब कुछ के हिसाब से जो अभाव होता है उसको हम अत्यंताभाव कहते हैं। ऐसा वो यहाँ हमारे सामने बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं समंत भद्राचार्य। ध्यान रहे ऐसे नहीं, अत्यंताभाव ऐसे नहीं, छहो अच्छे से द्रव्यों अच्छे से अच्छे से ध्यान रहे, अच्छे से पढ़ो, ध्यान रहे। पढ़ो पढ़ो। ध्यान रहे अत्यंताभाव छहो द्रव्यों में से किन्हीं दो द्रव्यों में घटता है। अन्योन्य भाव दो पुद्गलों की वर्तमान पर्यायों में घटित होता है। प्राग भाव छहो द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान व पूर्व पर्यायों में एवं प्रध्वंसा भाव छहो द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान और उत्तर पर्यायों में घटित होता है। एक अत्यंता भाव द्रव्य सूचक है, बाकी तीनों अभाव पर्याय सूचक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्होंने हमारे सामने दो विशेष बातें कही हैं। पहली बात तो ये कही कि छहों द्रव्यों में घटने वाले अभाव का नाम क्या है। तो छहों द्रव्यों में घटने वाले अभाव का नाम है अत्यंताभाव। ठीक है, एक ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय दो द्रव्यों में घटने वाले का नाम क्या है। दो द्रव्यों के बीच में जो घटता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अन्योन्याभाव। दो द्रव्य मतलब पुद्गल दो द्रव्य, दो पुद्गल द्रव्यों के बीच में जो अभाव घटता है उसकी बात। और एक ही द्रव्य के आगे पीछे की पर्यायों में जो अभाव घटते हैं, ऐसे दो अभाव हैं। तो टोटल पर्याय वाले कितने अभाव हुए, 3, और द्रव्य वाले कितने अभाव हुए, 1। क्या हुआ अदिति, क्या समझ में नहीं आया? ये सारा ही समझ नहीं आया। अच्छा देखो बोलता हूं, देखो अपने कितने द्रव्य हैं टोटल? 6। टोटल 6 द्रव्यों में जो एक द्रव्य है वो कभी दूसरे द्रव्य रूप हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कभी नहीं होने वाला जो अभाव है उसको कहते हैं अत्यंताभाव। तो अत्यंताभाव 6 द्रव्यों में लग गया है ना। अब जो हमने अन्योन्याभाव पढ़ा था उसकी क्या परिभाषा पढ़ी थी, पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव। तो ये किसके अंदर घटा, एक ही द्रव्य, लेकिन एक द्रव्य में भी दो द्रव्य कौन से हो गए, दो अलग अलग पुद्गल। दो अलग अलग पुद्गलों के बीच में जो अभाव घटा उसको हमने कह दिया अन्योन्याभाव। अब एक ही द्रव्य के भूत और भविष्य पर्याय में जो घट रहा है उसको हमने कहा प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव रिस्पेक्टिवली। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान पर्यायों में 3 अभाव घट रहे हैं, अन्योन्याभाव, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। और द्रव्यों में कौन सा अभाव घट रहा है, तो वो है अत्यंताभाव। बोलिए अनीता जी। ये जो अन्योन्या भाव है जी, तो अपने पुद्गल में मतलब पुद्गल दो अलग अलग पुद्गलों की वर्तमान पर्याय में जो अभाव है वो अन्योन्या भाव हो गया जी। तो ये बाकी के 6 द्रव्यों में भी लगेगा कि दो अलग अलग जीव द्रव्य हैं, उनकी वर्तमान पर्यायों में जो अभाव है वो जी अन्योन्या भाव, उसमें जी भी लगेगा क्या? देखिए अच्छा, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग इसके बीच में अभी बहुत बड़ा डिबेट चालू है। और अभी नहीं, ये आज से 25-30 साल पुराना डिबेट है। ये 25-30 साल पुराना डिबेट मतलब साउथ में, मतलब शोलापुर साइड में एक आचार्य हुए हैं, उनका नाम था वीर सागर जी। वीर सागर आचार्य के समय पे अन्योन्या भाव पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों ही मत हमारे सामने आए थे। पहला मत ये आया था कि जो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, इसको अन्योन्या भाव कहना चाहिए। और दूसरा ये आया था कि छहों द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में अभाव मानना चाहिए। अब बाद में इसका निष्कर्ष ऐसा निकाला गया कि आप कह भी दो कि एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे द्रव्य, कोई भी छहों द्रव्यों में वर्तमान पर्यायों में अभाव आप ऐसा भी कह दो, तो प्रॉब्लम बस इतनी आनी है कि वो कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। लेकिन पुद्गल द्रव्य की ये क्वालिटी होती है कि पुद्गल द्रव्यों की जो वर्गणाएं पढ़ी है ना अपन ने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह में, कि 23 वर्गणाएं होती हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि एक पुद्गल परमाणु चेंज होकर के दूसरे में चेंज हो सकता है। तो ये चेंज होने की एबिलिटी सिर्फ पुद्गल के परमाणुओं में ही होती है, अन्य किसी में नहीं होती है।
इसीलिए वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से इस वाली परिभाषा को स्टैंडर्ड माना गया। तो अब वो विद्वानों के बीच में सारी बातें चल रही हैं, हम सब भी विद्वान हैं, इसलिए मैंने आपके सामने भी वो वाली बात रख दी है। तो अब उस हिसाब से हम अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम सिर्फ इस परिभाषा को ही ध्यान में रखेंगे कि पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में जो अभाव होता है उसे अन्योन्याभाव कहते हैं। ठीक है अनीता जी, चलिए आगे समंतभद्राचार्य। इन चारों को संक्षेप में यूं भी कह सकते हैं कि जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे प्रागभाव कहते हैं। जिससे सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव नाश होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। अन्य पुद्गल को स्वभाव वर्तमान पर्याय में स्वयं अन्य पुद्गल स्वभाव वर्तमान पर्याय की व्यावृत्ति अन्योन्य भाव है तथा काल त्रय की अपेक्षा जो अभाव हो वह अत्यंता भाव है। ठीक है, तो इन्होंने पढ़ दिया है, मैं सिर्फ संक्षेप में इसको बता देता हूं। तो जिसका अभाव होने से नियम से कार्य उत्पन्न हो, तो किसका अभाव होगा? भूतकाल का अभाव होगा कि भविष्यकाल का अभाव होगा? भूतकाल का अभाव ही होगा ना। तो भूतकाल के अभाव होने पर जो वर्तमान पर्याय हमारे सामने आई है, इसका नाम क्या पढ़ा है अपन ने अदिति? इसका नाम प्राग भाव पढ़ा है। अब ऐसे ही जिसका अभाव होने पर डेफिनेटली नेक्स्ट जो अपकमिंग कार्य है वो होगा, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे प्रध्वंसा भाव। जिसके सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य नष्ट हो जाए, मतलब जो फ्यूचर है यदि वो हमारे सामने आ जाए तो वर्तमान काल क्या बन जाएगा? वर्तमान काल उसका पास्ट बन जाएगा। तो इस दृष्टि से वर्तमान के फ्यूचर की दृष्टि से देखा जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रध्वंसा भाव कहते हैं। और दो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव है। वर्तमान में उन सबके स्वभाव में जो डिफरेंसेस हैं, ऐसे दो पुद्गल द्रव्यों के बीच में जो अभाव है उसको अन्योन्या भाव कहते हैं। और कालत्रय, कालत्रय मतलब त्रिकाल, त्रिकाल मतलब भूतकाल में जो बिल्कुल डिफरेंट थे, वर्तमान काल में जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और भविष्य काल में भी जो हमेशा डिफरेंट रहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अत्यंता भाव। टडा, हमने आज का कोर्स पूरा कर लिया है। इसके संबंध में यदि कोई और डाउट हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं, अपने पास भी 2-3 मिनट हैं। फिर इसके बाद बाकी का हम आगे पढ़ेंगे। मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ, वीडियोस तो आप ऑन रखें, बहुत अच्छा रहेगा, अपनी बहुत अच्छी चर्चा भी हो सकती है। और उसके साथ में बुक जो भी मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ उसको जरूर एक बार पेज पलटा करके देख लें। जनरली स्कूल कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है कि जब भी हम क्लास लेते हैं तो जो भी क्लास में पढ़ाया जाने वाला है वो पढ़ के आना चाहिए, और जो पढ़ा दिया गया है उसे एक बार रिवाइज करके आना चाहिए। तो आपके पास पूरे, मैं बताऊं कितने घंटे हैं? 7 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स, इतने घंटे हैं आपके पास इस पूरे जितना अपन ने पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए, और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसे एक बार पढ़ के आने के लिए। सो यू हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। मेरा आपसे इतना सा ही निवेदन है, इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आज ही पढ़ लोगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे लग ही रहे हैं कि जो ऑलरेडी एक आध बार पढ़ चुके हैं ये सारे विषय, तो मजा आएगा और चर्चा करने में आगे के विषयों में। ठीक है, उन्नति जी बोलिए। जी मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो जो प्रीवियस कोर्स आपने जो कराया तो वो कंप्लीट कैसे करूंगी मैं? नहीं, मैंने आज क्लास आज से स्टार्ट हुई है। क्लास आज से स्टार्ट हुई है बेटा। हाँ बोलो अदिति। पंडित जी जय जिनेन। जय जिनेन, बोलिए बोलिए। हाँ जय जिनेन, ये बोल रही थी आज ही स्टार्ट किया, बीच में जो पूरा बुक्स पूरा करोगे ना आप? ये तो जो तत्वज्ञान का है तो पहले से मैं भेज देता हूँ आपको। नहीं, बुक्स तो है हमारे पास। अच्छा, बुक्स तो है, खुल ले लेना, लेकिन आप पूरा बुक्स पढ़ाओगे ना इसको, कि अभी बीच में से जो लिया वो पार्ट ही पढ़ाओगे आप? आप ग्रुप में ज्वाइन है क्या? हाँ ज्वाइन है ना, उन्नति है ना, मैं नहीं उसकी दादी बोल रही हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उस ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाला है, अपने जो 8-9 पार्ट हैं उनका एक सिलेबस
को मैंने ग्रुप में डाला है, और एक एक पार्ट में जब भी चालू करूंगा तो उससे पहले उसका कोर्स मटेरियल दे दूंगा। ओके, ठीक है, ओके। जय जिनेंद्र भैया जी उसको फिर से भेज दीजिए। हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ, फिर से भेज देता हूँ। बोलो अदिति जी, बोलिए। भैया जो आपने सबसे पहले वो श्लोक बोला था ना, श्री मूल संघ वाला, वो एक बार हाँ, हाँ। दोबारा से बोल दीजिए। ठीक है, जैसा आप कहें, बिल्कुल तैयार है हम तो। एक सेकेंड। हाँ, श्री मूल संघ व्योमेन्दु भारते भावि तीर्थ कृत देशे समंत भद्राख्यो मुनिर्जीयात पदर्थिकः। अगली बार आपसे बुलवाऊंगा, ठीक है, अपन प्रैक्टिस कर लेंगे तब तक। जय जिनेंद्र। ये मैं YouTube पर भी डालूंगा, इसकी लिंक भी आपको भेज दूंगा, तो आपको कुछ लगेगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सी यू नेक्स्ट टुमारो। कल मिलता हूँ।